चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है। इसके बाद अभी हम जो करने वाले हैं वो मल्टीपल आईआरआर के बारे में कुछ थियोरेटिकल बात करने वाले हैं, जो मैंने कहा था कि मैं आपको इसी क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। तो देखिए, हमें बात करनी है मल्टीपल आईआरआर के बारे में कि कई बार ऐसा होता है कि आईआरआर के जो फिगर आते हैं वो मल्टीपल आईआरआर आते हैं, एक से ज़्यादा आईआरआर आते हैं। ये वन ऑफ द लिमिटेशन है आईआरआर की, लेकिन ये हर बार नहीं होता। ये कब होता है ये हमें यहाँ पे समझना है। लाइक देखिए, पहले क्या लिखा है, इफ द कैश फ्लो पैटर्न इज नॉर्मल। अब देखो, नॉर्मल पैटर्न का मतलब मैं समझाता हूं कि नॉर्मल पैटर्न मैंने किसको कहा है। Means there is a negative cash flow in only initial year and then there is only positive cash flow, then single IRR will be found। हमने अब तक जो भी क्वेश्चंस गिने हमारी बुक में से इस वीडियो में, वो वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि पहला जो 0 ईयर होता है उसमें कुछ भी कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव कैश फ्लो होता है, राइट। पहला जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव कैश फ्लो होता है, और फिर जो 1 2 3 ईयर्स होते हैं इन सब जगह पे कैश फ्लो जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मीन्स देर इज ओनली कैश आउटफ्लो इन द इनिशियल ईयर एंड सब्सिक्वेंटली इन ऑल द अदर ईयर्स देर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव inflow of cash, right? There will always be positive inflow of cash। तो ऐसे में क्या होगा, आपका आईआरआर एक ही आएगा। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस इस बुक के थे, जो हमारे आईसीएआई के सिलेबस के क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन में देखना बच्चों, सिर्फ सिंगल आईआरआर आएगा, क्योंकि कैश फ्लो का पैटर्न नॉर्मल पैटर्न होता है। पर अगर बट if the cash flow pattern is abnormal, means there is a negative cash flow in the initial year and then some year we have a positive cash flow, and then again, now listen to me carefully, and then again some years we have negative cash flow। कुछ और साल के बाद वापिस हमारे पास कौन सा कैश फ्लो आ गया, नेगेटिव कैश फ्लो आ गया। तो बच्चों मल्टीपल आईआरआर हमें मिलेगा, यानी होगा क्या, आप देखिए, तो 0 ईयर में आपको नेगेटिव आउटफ्लो दिखेगा, फिर वापिस मान लो 1 2 दोनों ईयर में आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दिखा, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 3rd ईयर में वापिस नेगेटिव कैश फ्लो दिखा। अब आप बोलोगे क्या सर ऐसा मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है बच्चों। प्रैक्टिकल लाइफ में हर साल कैश इनफ्लो ही होता रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी एक साल में अगर कंपनी को करना हो एक्सपांशन, सुनिए मेरी बात, किसी एक साल में अगर कंपनी को करना पड़ जाए एक्सपांशन, या कंपनी का एक्सपांशन का कोई भी मूड हो, तो उस साल में हो सकता है ना कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव कैश फ्लो आ जाए। तब क्या करोगे आप? तो नेगेटिव कैश फ्लो आ सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इस पैटर्न को हमने नाम दिया है यहाँ पे एबनॉर्मल। आईसीआई बुक इस नॉर्मल पैटर्न को कई बार क्या कहती है, कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ कैश फ्लो कहती है, और ये जो एबनॉर्मल है उसे क्या कहती है, नॉन कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ कैश फ्लो कहती है। अब नेचुरली हमें तो कन्वेंशनल पैटर्न की आदत है, तो उसमें सिंगल आईआरआर आता है, बट अगर कहीं नॉन कन्वेंशनल पैटर्न आ गई तो आईआरआर सिंगल की जगह पे एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो क्या लिखा है, ऐसे केस में हो सकता है कि आपका मल्टीपल आईआरआर फाउंड हो। अब देखो, जब एक से ज्यादा आईआरआर हो जाएंगे तब तो तकलीफ हो जाएगी बच्चों। व्हेन देयर इज मोर देन सिंगल आईआरआर इट बिकम्स कंफ्यूजिंग as to which IRR should be used for the purpose of evaluation of the project। इसीलिए IRR को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और इसीलिए हम NPV और IRR का जब कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ NPV की मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा आइडिया आएगा बच्चों। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ये एग्जाम्पल मैंने एक एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया की बुक में से लिया है, तो आपको काफ़ी सारे सब फिगर्स यहाँ पे डॉलर में दिखेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन बुक्स में और इवन आईसीआई की बुक में मुझे कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं मिला, तो मैंने फॉरेन की बुक में से इसे लिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू इलस्ट्रेट द मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम लेट अस अज्यूम दैट project Z
हैज़ नॉन नॉर्मल कैश फ्लोस। अब नॉन नॉर्मल कैश फ्लो मतलब एबनॉर्मल कैश फ्लो कह लो या नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो कह लो, दोनों सेम है। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज प्रेजेंटेड इन द टेबल। अब देखेंगे तो इनिशियल ईयर में पहले आपका यहाँ पे $10 लाख का आउटफ्लो हो रहा है, फिर आप देखिए फर्स्ट ईयर में $10 लाख का इनफ्लो हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे सो फिफ्थ ईयर में देर इज अगेन एन आउटफ्लो ऑफ $37 लाख। सो नॉन कन्वेंशनल हो गया ये कैश फ्लो। अब देखो इसको डिस्काउंट किया गया है, जैसे हम टेबल बना के डिस्काउंट करते हैं, इन्होंने एक फॉर्मूला वाइज डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट करके इनको जो IRR का फिगर मिला है वो दो मिले हैं, आइदर और IRR विल बी 5.0699% और योर IRR विल बी 82.4 to 5.54%। इन दोनों ही परसेंटेज को अगर आप IRR की जगह पे रख के फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपकी NPV का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ये NPV जीरो आ जाएगी। ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा IRR मिला, एक IRR जो मिला IRR 1 जो आपको मिला वो मिला 5.0699% एंड उसी के सामने IRR 2 का जो आपका आंसर मिला वो मिला 82.4254%। देखिए आपको IRR के दो आंसर मिले यहाँ पे, और ये दो आंसर मिले हैं, इसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमें दोनों में से कौन से IRR को सही और कौन से IRR को गलत मानना चाहिए। इसलिए IRR मल्टीपल हो जाते हैं जब आपका कैश फ्लो नॉन नॉर्मल यानी कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो होता है। देखो इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ भी बताना चाहूँगा। ये अगर आप ग्राफ ध्यान से देखिए तो आपको आइडिया आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ये मल्टीपल IRR को बताता है, इट शोज द मल्टीपल IRR टू यू। क्या हो रहा है देखिए, एक IRR आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी कि डिस्काउंट रेट है। मैं यूं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका रेट आया है वो कौन सा रेट आया है, इट इज़ अ डिस्काउंट रेट, राइट। एंड वाई एक्सिस के ऊपर ये लोग NPV ले रहे हैं, सपोज इट इज़ NPV हियर। तो आप देखिए एक तो इस परसेंटेज के ऊपर दैट 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के ऊपर NPV जीरो हो रहा है, और दूसरा आपने जो अभी देखा था 82.42, देखिए ये आपका 82.42% पे NPV जीरो हो रहा है, और आगे वाला देखेंगे तो 5.069% के ऊपर आपका NPV जीरो हो रहा है। यानी NPV जो ग्राफ जो कट कर रहा है जीरो को वो 2 पॉइंट पे कर रहा है, एंड दिस क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो ये वैसे हमारे सिलेबस में बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बट मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ये ध्यान रखना ज़रूरी है, बिल्कुल ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा NPV और IRR में दोनों में से NPV क्यों अच्छा है, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल IRR की प्रॉब्लम आने की वजह से IRR एक से ज़्यादा हो जाते हैं, और तब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें कौन से IRR पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका मल्टीपल IRR के बारे में एकदम शॉर्ट में एग्जाम ओरिएंटेड इंटरप्रिटेशन, राइट। चलिए मल्टीपल IRR के बाद अब मैं आपको एक और क्वेश्चन गिनवाने वाला हूं जो हमारे इस वीडियो में का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज ए डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग ₹80,000, राइट। हॉस्पिटल एक डायग्नोस्टिक मशीन 80,000 में परचेज कर रही है। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 ईयर्स, राइट। मशीन की प्रोजेक्टेड लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स, एंड हैज एन एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ ₹6,000 एट द एंड ऑफ द 8 ईयर्स। उसकी एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू जो है वो 6,000 है 8 साल के बाद में। The annual operating cost of the machine is ₹7,500, यानी एक साल मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको ₹7,500 का एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है बच्चों। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए रेवेन्यू ऑफ ₹40,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक 40,000 का रेवेन्यू आएगा। Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and is earning a commission income of ₹12,000 per annum net of tax। यानी टैक्स वगैरह कटने के बाद फर्म के हाथ में 12,000 की नेट इनकम आ रही है अगर ये डायग्नोस्टिक वर्क को कंपनी
आउटसोर्स कर देती है बाहर वाली हॉस्पिटल को या बाहर वाले लेबोरेटरी को, राइट? ये क्लियर हो जाता है। वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन। ओके, गिव योर रिकमेंडेशन अंडर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। देखिए बच्चों, सवाल थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है। ये भी आईसीएआई के प्रैक्टिस मैन्युअल से ही लिया गया एक अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। एक मोस्ट आईएमपी जो पॉइंट यहाँ पे है ना, वो इसके बारे में, ये 12,000 का जो हमें नेट ऑफ टैक्सेस कमीशन इनकम जो पहले मिल रहा था, लेकिन अब जब मैं खुद ही मशीन ले लूंगा तो मैं अपनी हॉस्पिटल में ही सब डायग्नोस्टिक करना चालू कर दूंगा। और अगर मैं अपनी हॉस्पिटल में ही सब डायग्नोस्टिक करना चालू कर दूंगा तो ये 12,000 का जो इनकम या 12,000 का जो मुझे कमीशन मिल रहा था, वो कमीशन नेचुरली अब मुझे मिलेगा नहीं। ये 12,000 का जो मुझे इनकम या ये जो 12,000 का मुझे कमीशन मिल रहा था, ये कमीशन अब मुझे मिलेगा नहीं। तो कैश फ्लो गिनते वक्त इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी मुझे ध्यान में लेना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं कैश फ्लो लेके आता हूं कि इस बिजनेस से मशीन खुद खरीद लूं तो उससे मुझे कितना कैश फ्लो होगा। तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी वर्किंग मेरे हिसाब से करनी चाहिए, और वो वर्किंग मैं करना चाहता हूं यहीं पे। एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। देखिए, मैं जब सेल्स का फिगर निकालूंगा तो सेल्स मुझे नई मशीन खरीदने से रेवेन्यू कितना मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे कहा गया है कि 40,000 का रेवेन्यू 8 ईयर्स तक होगा। तो मैं यहाँ पर सेल्स का रेवेन्यू लिख दूंगा 40,000। इस 40,000 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। और लिखा है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 7,500 है, तो 7,500 के कॉस्ट को मुझे माइनस करना पड़ेगा। और इससे जो मुझे मिलेगा फिगर, अच्छा, मेरे सभी एक्सपेंडिचर अगर माइनस करने हैं तो मैं साथ साथ में, चलो इसको कंट्रीब्यूशन आम एक बार दे ही देता हूँ डायरेक्ट, मैं तो इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करता सही रहता। कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिलेगा वो 32,500 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब इसमें से एक मेन चीज़, मुझे जो फिक्स कॉस्ट काटना है, राइट, वो फिक्स कॉस्ट की जगह पे यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन ही आएगा, क्योंकि मशीन का डेप्रिसिएशन ही मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ से माइनस करूँगा मशीन का डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। 80,000 का मशीन है, अब चाहे तो यहाँ पे उसकी छोटी सी वर्किंग कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे मशीन का कॉस्ट जो है वो 80,000 का कॉस्ट है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू 6,000, देखो यहाँ पे दिया था एट द एंड ऑफ 8th ईयर, तो 6,000 माइनस करूँगा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मुझे 8 ईयर करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कैसे गिनूंगा, 80,000 माइनस 6,000 डिवाइड बाई 8, यानी कि 9,250 रुपीज़ का पर एनम का मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उसी डेप्रिसिएशन को भी मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 9,250। तो इससे अब जो मुझे मिलेगा वो मुझे लगता है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंटरेस्ट तो इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट अर्निंग बिफोर टैक्स लिख दूंगा। देखिए, अर्निंग बिफोर टैक्स का जो फिगर आएगा दैट विल बी 23,250 आएगा, 23,250। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा टैक्स का फिगर, समझ रहे हो। और टैक्स का फिगर कितना परसेंटेज दिया है, देखिए टैक्स का हमें यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया है ये ज़रा हम देख लेते हैं। टैक्स का कोई भी परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया है, इफ़ यू अंडरस्टैंड बच्चों। और यहाँ पे टैक्स का कोई भी परसेंटेज नहीं दिया, तो आईसीएआई ने जो इसमें प्रिज्यूम कर लिया था ना, वही मैं रेट प्रिज्यूम करता हूँ। कई बार आईसीएआई ऐसा करती है कि टैक्स का रेट डिफाइन नहीं करती है और फिर अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रिजम्पशन ले लेती है। ऐसा पेपर्स में भी होता है, बट जैसे कि हर पेपर में लिखा होता है कि आप अपने हिसाब से एजम्पशन कर सकते हो। मुझे ये मालूम है कि आईसीएआई ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इस क्वेश्चन के आंसर को देते वक्त टैक्स का जो प्रिजम्पशन कर लिया था वो 30% कर लिया था। तो मैं भी यहाँ पे टैक्स रेट का एक प्रिजम्पशन करने वाला हूँ कि टैक्स रेट 30% आएगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी बिल्कुल आर्ग्यू कर सकता है, और वो एकदम सही आर्ग्यूमेंट भी इनिशियली लग सकती है कि सर जब टैक्स रेट दिया ही नहीं है तो वाई आर यू फोर्सिंग द टैक्स रेट हियर, why are you presuming that the tax rate should be 30% here? If the tax rate is not given, please do not deduct the tax and continue the sum without tax.
But no, there is a hint in the question which tells me that there must be a tax rate present in the information, otherwise the question will go in a wrong direction. And that group of word is net of tax. ये 12,000 की इनकम जो मेरी नेट ऑफ टैक्स आई है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई टैक्स तो होगा ना। अगर कोई ना कोई टैक्स होगा तो ही तो नेट ऑफ टैक्स हुआ होगा। तो एग्जाम में ये सब चीज़ें भी आपको पहचाननी पड़ती है। कई बार पेपर सेटर आपको इस तरीके से थोड़े टेढ़े मेढ़े गुगली काइंड ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि यस, नेट ऑफ टैक्स अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं से टैक्स का रेट आईसीएआई निकालेगी ही। और आईसीएआई ने उनके सॉल्यूशन में 30% का टैक्स प्रिज्यूम कर लिया था, तो मैं भी यहाँ पे 30% प्रिज्यूम कर रहा हूँ। आप कहोगे सर हाउ डू वी नो कि आईसीएआई ने क्या प्रिज्यूम किया था? सी, इट इज अप टू यू। आप एग्जाम में अगर टैक्स का रेट 50% भी अज्यूम करना चाहते हो तो आई एम श्योर कि आप 50% अज्यूम कर सकते हो। नो बडी इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट यू वाइल यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ एजम्पशन। बट अभी मुझे मालूम है तो मैं आईसीएआई जितना ही 30% का टैक्स रेट प्रिज्यूम कर लेता हूँ। तो 23,250 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो मेरा टैक्स आ जाएगा 6,975 का टैक्स आएगा। और इससे जो मुझे मिलेगा वो बच्चों हो जाएगा मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स का फिगर। ये फिगर आ जाएगा 16,275 का। और अब आती है मेन बात, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मेन बात आती है। अच्छा, पहले डेप्रिसिएशन तो एक बार एडबैक कर दे, क्योंकि नेचुरली कैश फ्लो लाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को तो एडबैक करना ही पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन 9250 एडबैक करूंगा, राइट। तो आपको लगेगा कि आपको आपका कैश फ्लो मिल गया, लेकिन ये कैश फ्लो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। देखिए, एक पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे पूरी की, तो आपको ऐसा मन करता होगा सर एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्टली फाइन हियर, तो क्यों ना ये 25,525 को आप कैश फ्लो ही मान लो। एक प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, ये कैश फ्लो हमारा तब आएगा, जब मैं नई मशीन को खरीदूंगा। मैं मान गया आपकी बात, मैं नई मशीन को जब खरीदूंगा तो मेरा ये कैश फ्लो आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन नई मशीन का जो कैश फ्लो आएगा उसके सामने हमें पहले कुछ इनकम होती थी, कमीशन की इनकम, वो कमीशन की इनकम का लॉस भी तो हो जाएगा। और देखिए, पहले जो हमको कमीशन की इनकम होती थी वो 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्स की असर होती थी, इनकम मिलती थी। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं माइनस करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि माइनस कर दूंगा कमीशन का फिगर जो पहले मुझे मिलता था लेकिन अब मुझे नहीं मिलेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 12,000 रुपीज़ का मेरा लॉस होगा कि नहीं होगा? दिस इज द मोस्ट एमपी पॉइंट। और अब मुझे लगता है कि मेरा फाइनल कैश फ्लो मिलेगा जो इस मशीन को खरीदने से नेट मेरा कैश फ्लो होगा, एंड द फिगर ऑफ द कैश फ्लो इज 13,525। तो बच्चों, ये एक जो पॉइंट मैंने येलो कलर की पेन से यहाँ पे लिखा है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रखना था। और देखिए आपका कैश फ्लो, अब सही जो कैश फ्लो आता है मैंने वो यहाँ पे लिखा है, राइट। हमारा कमीशन था 13,525, तो कमीशन 12,000 था, वो माइनस करके 13,525 का कैश फ्लो आ जाता है। ये जो कैश फ्लो है बच्चों वो कितने साल तक आएगा? दिस कैश फ्लो इज वैलिड फॉर ओनली 1 to 7 ईयर्स। लेकिन 8th ईयर में आपकी सेल्वेज वैल्यू भी आ जाएगी, तो 8th ईयर का जो कैश फ्लो होगा वो इसमें सेल्वेज वैल्यू को ऐड करने के बाद आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो कैश फ्लो है वो 1 to 7 ईयर का वैलिड है। बट अगर आपको लेके आना है कैश फ्लो फॉर 8th ईयर, राइट, 8th ईयर, तो वो कैसे आएगा? 13,525 तो लेंगे ही, और उसमें ये मशीन को जब आप सेल करोगे तो उसकी सेल्वेज वैल्यू 6,000 भी तो आपको मिलेगी ना। तो उसके अंदर आप 6,000 को प्लस करोगे और फिर आपका 19,525 का जो कैश फ्लो आएगा, ये आपका कैश फ्लो आएगा 8th ईयर का कैश फ्लो। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 to 7 का अलग और 8th ईयर का अलग कैश फ्लो आएगा।
चलिए कैश फ्लो आ गया, अच्छी खासी काउंटिंग कर दी। देखिए हर एक चीज़ आपके सामने एकदम कलरफुल तरीके से और नीट एंड क्लीन तरीके से लिखी गई है बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश फ्लो को डिस्काउंट करूँगा। इस बार डिस्काउंट करने का मेरा रास्ता देखना, थोड़ा अलग तरीके से करूँगा। ईयर लिखूँगा, कैश फ्लो हर साल सेम है इसलिए कैश फ्लो लिखूँगा। यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लिखूँगा, या तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लिखूँगा, दो में से कोई भी एक, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब आप देखेंगे तो ज़ीरो ईयर पे हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है कितना, 80,000 का। तो इस बार ज़ीरो ईयर भी लिखूंगा, नेगेटिव 80,000 लिखूंगा। ज़ीरो ईयर का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो यहाँ पे 80,000 नेगेटिव आ जाएगा। ऑटोमेटिक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस ही कर दूंगा। फिर मैं कैश फ्लो लिखना चाहता हूँ 1 to 7 ईयर्स का कैश फ्लो। 1 to 7 ईयर्स तक जो कैश फ्लो आएगा वो आएगा 13,525, और मुझे जो डिस्काउंट रेट यहाँ पे दिया गया है उसकी बात करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ बोला हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट हमारा कितना था उसके बारे में कुछ बोला हुआ है। देखिए डिस्काउंट रेट के बारे में भी इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप मान सकते हो कि आपका जो डिस्काउंट रेट है वो भी कितना ले सकते हो आप, 10% ले सकते हो। एक बार ज़रा ध्यान से इसमें देख लेते हैं कि क्या डिस्काउंट रेट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है। डिस्काउंट रेट मैंने देखा था तो यहाँ पे कहीं पे भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेचुरली आपको अगर डिस्काउंट रेट के बारे में भी कुछ नहीं बोला, ये क्वेश्चन में या तो प्रिंट होना रह गया है या तो फिर मेन बुक या मेन आईसीआई के क्वेश्चन में ही प्रिंट नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, इतना मुझे पता है कि डिस्काउंट रेट को 10% लेके हमें गिन लेना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में ये एडिशन कर देना कि डिस्काउंट रेट कितना लेना है हमें, 10%। तो 10% के लिए 7 ईयर्स का मुझे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा बच्चों, आपको शॉर्टकट मालूम है, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 7 टाइम्स आप इक्वल टू एम प्लस करेंगे, 7 टाइम्स। जैसे ही आप मेमोरी को रिकॉल करोगे आपको डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा 4.868। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.868, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 13,525 से, तो मेरा जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा वो आएगा 65,845.36। पॉइंट चाहे लिखे तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और फिर 8th ईयर के कैश फ्लो की बात करूं तो 8th ईयर में हमारा कैश फ्लो स्क्रैप वैल्यू के साथ 19,525 आएगा। और 8th ईयर में अब क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर नहीं, ओनली 8th ईयर का फैक्टर लिखना पड़ेगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। 1 डिवाइड बाई 1.10, 8 बार इक्वल टू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये फिगर आता है 0.467 का फिगर, 0.467 का फिगर। इसे 19,525 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों मेरा फिगर आ जाएगा 9,108.56 का फिगर। ये सभी फिगर को अगर मैं नेट कर दूं, देखो बच्चों ये हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और ये ऊपर वाला जो है वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही है। तो जैसे ही इसको मैं ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और नीचे जो आपको आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट NPV का आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप NPV को गिनना चाहे तो बिल्कुल गिन सकते हैं। ये एकदम ICAI का अप्रूव्ड और वैलिड तरीका है NPV गिनने का। मैं 80,000 इसमें से अगर माइनस करता हूं तो मेरी जो NPV आती है अनलकीली -5046.08 की NPV आती है। नेगेटिव NPV आई है। क्या कहोगे बच्चों, NPV के बेस पे क्या आपको ये लेना चाहिए प्रोजेक्ट? द आंसर इज नो। एक और चीज यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। हमें खाली NPV नहीं गिननी थी, हमें इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी गिनना था। थोड़ी सी जगह है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को मैं यहीं पे गिन लेता हूँ। देखो बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है सिग्मा DCF डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब सिग्मा DCF का फिगर कहां से आएगा?
सिग्मा DCF, समझिए बच्चों, सिग्मा DCF ये रहा हमारा, इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा ना हमें सिग्मा DCF लाने के लिए। तो 65,845.36 प्लस 9108.56 करूंगा तो सिग्मा DCF का फिगर आ रहा है 74,953.95 और नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा मुझे 80,000। प्लीज एक चीज आप नोट करिए यहाँ पे कि जब भी आपकी एनपीवी नेगेटिव होती है तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फिगर है वो लेस देन 1 आता है, क्योंकि हर बार जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फिगर मोर देन 1 आता है तो बच्चों हम क्या मानते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 रुपये किया वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ गया और 1 पॉइंट समथिंग पैसा उसके ऊपर हमें मिला। बट इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 1 रुपी से टूट के कम हो चुका है और इसलिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फिगर आया है बच्चों वो 0.93 का फिगर आया है, यानी 1 रुपी जो है वो टूट जाएगा और टूट के सिंपल कितना बचा, सिर्फ 93 पैसा ही बचा है। तो देखिए अगर एनपीवी नेगेटिव है, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, ये रूल बना लीजिए, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो बच्चों आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फिगर है वो लेस देन 1 का फिगर आएगा। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फिगर है वो लेस देन 1 आएगा। सो आई एम श्योर कि आप समझे होंगे। अब फाइनल वर्डिक्ट की बारी है, उसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेगेटिव द कंपनी शुड नॉट परचेज दिस डायग्नोस्टिक मशीन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो शॉर्ट में द कंपनी शुड नॉट परचेज, द कंपनी शुड नॉट परचेज द मशीन। क्यों परचेज नहीं करनी है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मशीन की जो एनपीवी आई है वो आई है बच्चों नेगेटिव। तो कंपनी शुड नॉट परचेज द मशीन, ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट है और इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल भी यहीं पे खत्म होता है। आई एम श्योर ये 11th क्वेश्चन भी आपने बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको नोटबुक में भी अच्छे तरीके से गिन लीजिए बच्चों।